Hello learners, welcome to my channel Enlighten Knowledge. Today we are going to discuss about the Marshallian approach to consumer surplus. कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है, उसको सिंपल वे में कैसे मेज़र किया जाता है। और आज हम करने जा रहे हैं कि मार्शल ने कैसे कंज्यूमर सरप्लस को मेज़र किया है, क्या क्या उसकी कंडीशन या अजम्पशंस ली गई हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। डॉक्टर मार्शल यूज कार्डिनल यूटिलिटी ऑफ मेजरमेंट फॉर कंज्यूमर सरप्लस। देखो जो डॉक्टर मार्शल है उन्होंने क्या है कार्डिनल यूटिलिटी या कार्डिनल मेजरमेंट का इस्तेमाल किया है कंज्यूमर सरप्लस को मेज़र करवाने के लिए। तो आपने पढ़ा होगा कि डिमांड चैप्टर था और जो हमने यूटिलिटी एनालिसिस वाला चैप्टर किया है उसमें क्या है कि मार्शल ने ही वो अप्रोच दिया है जिसमें वो कार्डिनल यूटिलिटी से ही मेज़र करवाता है यूटिलिटी को। तो ये कंसेप्ट भी कंज्यूमर सरप्लस का मार्शलियन अप्रोच पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब वो क्या करेगा, इसको कार्डिनल यूटिलिटी में ही मेज़र करवाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे उसने इसको मेज़र किया है। बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, मतलब कंज्यूमर सरप्लस कैसे मेज़र, उसका बेस क्या है, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। कि अगर हम डिफरेंस निकालते हैं टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी का तो हमें कंज्यूमर सरप्लस मिल जाता है। अब इसका क्या मतलब है कि मार्शल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कंज्यूमर पेज प्राइस फॉर अ कॉमोडिटी विच इज़ इक्वल टू इट्स टोटल यूटिलिटी। जो हमने एक कर्व ये की थी कि ये वाला सारा पोर्शन, जो ये हम पोर्शन लेते थे यहाँ से लेकर, तो ये सारा क्या होता है टोटल यूटिलिटी, मतलब इतना प्राइस कंज्यूमर विलिंग टू पे हम लेकर चलते थे। तो मार्शल ने वही अप्रोच दिया है कि कंज्यूमर पे कितना करता है उतना प्राइस कॉमोडिटी का जो उसके टोटल यूटिलिटी के इक्वल हो। लेकिन क्या हुआ बाद में कि बट प्रोफेसर जैवॉन स्टेटेड दैट, कि उन्होंने स्टेट क्या किया, इसमें ही उन्होंने थोड़ी सी इलैबोरेशन कर दी। वो कहते हैं कि जो प्राइस है कॉमोडिटी का वो हम इक्वल किसके रखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी के, ना कि टोटल यूटिलिटी के। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, अगर हम एक और कॉमोडिटी कंज्यूम करवाते हैं उससे हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना उसको प्राइस के इक्वल रखा जाता है, ना कि टोटल यूटिलिटी को। तो हम जैसे ही यूनिट्स कंज्यूम करवाएंगे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी ढूंढेंगे, ना कि टोटल यूटिलिटी। तो जो आपका प्राइस है वो किसके इक्वल रहना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू जेवॉन्स। एक कंज्यूमर तब क्या है बंद कर देगा एक कॉमोडिटी को बाय करना एट अ पॉइंट वेयर द सेक्रीफाइस मेड इन टर्म्स ऑफ प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। देखो एक कंज्यूमर तभी तक ही चीज़ों को बाय करवाएगा ना जब तक मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब उसकी यूटिलिटी से ज़्यादा मिल रही है। लेकिन जब क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तब वो अपनी जो बाइंग की कंडीशन है वो स्टॉप करवा देगा। आगे टेबल में भी हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जहाँ पर प्राइस इक्वल हो जाता है मार्जिनल यूटिलिटी के तब तक ही हम क्या है एक कॉमोडिटी को कंज्यूम या बाय करेंगे। और ये निकाला कैसे जाता है, देयरफॉर इसका डिफरेंस निकाला जाता है टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी का। जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे ना तो हमें कंज्यूमर सरप्लस मिल जाएगा। इस पूरे पार्ट में से जो हमने पीछे कर्व भी की थी, ये वाला था टोटल यूटिलिटी वाला पार्ट, पूरे पार्ट में से जब हम इसको माइनस करवा देते हैं ये था मार्जिनल यूटिलिटी वाला पार्ट, तो ये क्या होता है हमारा कंज्यूमर सरप्लस होता है। तो इसी को बेस बनाते हुए ये चीज़ दी गई है। एग्रीगेट ऑफ सरप्लस फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स, जब हम इसको प्लस कर देते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट यूनिट से जो भी हमें क्या मिल रहा है एग्रीगेट मिलता है, सरप्लस मिलता है, उसका सम करवा दिया जाता है तो हमें कंज्यूमर सरप्लस मिल जाता है। दस कंज्यूमर सरप्लस किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे, या हम कह सकते हैं इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये वाला अप्रोच जो है मार्शल के अकॉर्डिंग है और जेवॉन्स के अकॉर्डिंग। तो जो बेस क्या बना है कि हम लोग टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी का डिफरेंस लेकर चलते हैं, तभी हम लोग क्या है कंज्यूमर सरप्लस को ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज इसकी कुछ अजप्शंस दी गई हैं। पहली अजप्शन वही कि यूटिलिटी को हम कार्डिनल नंबर्स में मेज़र करेंगे, 1 2 3 की फॉर्म में मेज़र करेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। पीछे भी ये बहुत बार अजप्शन आई है कि मार्जिनल यूटिलिटी मनी की कांस्टेंट रहेगी। एवरी कॉमोडिटी इंडिपेंडेंट कॉमोडिटी है, मतलब हर कॉमोडिटी अलग है, एक दूसरे से आज़ाद है, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। मतलब इसमें क्या है सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट इज इनकम, फैशन, कस्टम, हैबिट्स, टेस्ट, ये सारा कुछ क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ हम प्राइस को ही डिस्कस करवाएंगे।
एंड लास्ट वन इज कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस किस पे बेस है? डिमांड कर्व। डिमांड कर्व या जिसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कर्व का नाम देते हैं, क्योंकि हमने किया है कि प्राइस को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल रखते हैं। तो आपकी जो डिमांड कर्व बनेगी वो प्राइस या मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग ही बनेगी। तो ये इसकी अजम्पशन हो गई। अब हम एक्सप्लेन करते हैं इसको टेबल के अकॉर्डिंग कैसे इसको निकाला गया है। तो ये हमने आइसक्रीम के कुछ यूनिट्स लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये यूनिट्स है आइसक्रीम के। और ये है मार्जिनल यूटिलिटी या प्राइस अ पर्सन इज विलिंग टू पे। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एक पर्सन कितना विलिंग है टू पे। हमने यही लिया था कि जो प्राइस है हम किसके इक्वल रखेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल रखने जा रहे हैं। ये था हमारा कंसेप्ट। अब देखो, जब उसने फर्स्ट यूनिट लिया तो उससे उसको क्या मिली? मार्जिनल यूटिलिटी 5 की मिली। जैसे जैसे हमने यूटिलिटी चैप्टर में भी किया था, जैसे जैसे हम कंज्यूम करवाते जाते हैं हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिशेस होती जाती है। सेकेंड लिया तो 4, देन 3, 2, ये देखो ये कम होती जा रही है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे हम कंजप्शन करवा रहे हैं। और ये चीज़ क्या है? दैट इज़ एक्चुअल प्राइस। मतलब एक्चुअल प्राइस कितना है? ये तो वो विलिंग टू पे है, और ये एक्चुअल प्राइस कितना था? 2। वो घर से आया, वो कहता था कि शायद मुझे 5 रुपए की आइसक्रीम मिल जाएगी। ही इज़ विलिंग टू पे ₹5 फॉर दैट। लेकिन जब वो मार्केट पहुंचा उसको वो आइसक्रीम 2 की मिल गई। तो इसका मतलब क्या है? विलिंग टू पे में से एक्चुअल प्राइस को माइनस कर दे तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस निकल आता है। वैसे ही जब उसने सेकंड पार्ट लिया तो वो 4 पे करने को भी तैयार है, लेकिन 2 मतलब एक्चुअल प्राइस तो वही रहा ना, 2 ही लेकर चले हैं। तो क्या होगा? इनमें से ये चीज़ माइनस करवाते जाओ, आपको कंज्यूमर सरप्लस मिलता जाएगा। अब क्या करना है? सम निकाल लो, सम ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमारा टोटल क्या आ गया? 14। एक्चुअल प्राइस का सम क्या आया? 8। 14 माइनस 8 करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 6। मतलब हमारा कंज्यूमर सरप्लस कितना निकला है? 6 रुपीज़ कंज्यूमर सरप्लस निकला है। कंज्यूमर के पास 6 रुपये क्या है? बच गए हैं। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि मार्जिनल यूटिलिटी का सम, देखो यही चीज़ है ना कि टोटल यूटिलिटी इक्वल किसके होती है? सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। जो मार्जिनल यूटिलिटी का सम है ये क्या है? हमारी टोटल यूटिलिटी है। दिस इज अवर टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी कितनी आई? 14 की आई। और मार्जिनल यूटिलिटी जो हम सेक्रीफाइस करवा रहे हैं, मतलब एक्चुअल प्राइस क्या है? ये वाला, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी सेक्रीफाइस्ड, ये हमारी आई है 8। तो 14 माइनस 8 करवा देंगे, टोटल यूटिलिटी माइनस मार्जिनल यूटिलिटी सेक्रीफाइस, दैट विल बी इक्वल टू 6। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 6 कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा। अब इसको ग्राफिकली बना लेते हैं कि कैसे बनेगा। नीचे हमारे पास आ जाएगी नंबर ऑफ आइसक्रीम जो हम क्वांटिटी ले रहे हैं, और इधर हमारा प्राइस या फिर मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगा। अब कर्व को बना लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट थे, और यहाँ पे जो हम प्राइस लेकर चले थे 5 तक है। 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमारे पर प्राइस आ गए। फर्स्ट यूनिट में कितना था? 5। सेकंड यूनिट जब आइसक्रीम का खाया तो 4 की यूटिलिटी। थर्ड दैट इज इक्वल टू 3। 4 पे आ गया आपका 2। मतलब ये हमारी क्या बनी है? कर्व बनी है। ये तो हमारी कर्व बन गई। अब क्या करना है कि कंज्यूमर सरप्लस को कैसे ढूंढना है? एक्चुअल प्राइस तो 2 ही है, ये वाला प्राइस है, मतलब ये रहा एक्चुअल प्राइस। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करवा दी जाती है, ये हमारा एक्चुअल प्राइस है। मतलब क्या है? हम पेमेंट कितनी कर रहे हैं? ये सारी चीज़, जब हमने फर्स्ट यूनिट भी खाया 2 प्राइस ही दिया, सेकंड खाया 2 ही दिया, 3 पे 2 और 4 पे भी 2। मतलब ये जो पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है, ये हम क्या है? दे दिया है। दिस इज अवर एक्चुअल प्राइस जो था आइसक्रीम का वो ये था। और पे हम कितना करना चाह रही थी? ये सारा कुछ जो ऊपर पड़ा पार्ट है। तो ये हमारा क्या निकल गया? कंज्यूमर का सरप्लस निकल गया। वो विलिंग टू पे तो ये सारा पोर्शन था ना, लेकिन उसको पे करना पड़ा सिर्फ 2 के नीचे वाला पोर्शन। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो उसका कंज्यूमर सरप्लस निकल जाएगा। तो ये आपका कंज्यूमर सरप्लस आ जाता है। फिगर से हमें यही पता चल रहा है, वो ये पूरा पार्ट पे करना चाह रहा था लेकिन उसको पे इतना करना पड़ा। ऊपर वाला जो बच गया है वो आपका कंज्यूमर सरप्लस है। और इसको निकालते कैसे हैं? अगर ये हम लोग पॉइंट्स लेकर चलते हैं कि दैट इज इक्वल टू, ये वाली चीज़ लेकर चलनी है कि
आपका ये 6 रुपीज़ आ जाएगा। ये हमारा 6 रुपीज़ निकला था, उसको माइनस करवाते हुए तो इस जो 6 रुपये हैं वो कंज्यूमर का सरप्लस है। तो कंज्यूमर सरप्लस का कौन सा एरिया होता है? डिमांड कर्व और अबव द प्राइस, जो प्राइस के अबव वाला पोर्शन है वो क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस वाला पोर्शन हो जाता है। नेक्स्ट कर लेते हैं। अब एक और कंडीशन इसमें बताई गई है, प्राइस राइज एंड कंज्यूमर सरप्लस। अगर प्राइस किसी चीज़ का क्या है, बढ़ जाता है तो कंज्यूमर सरप्लस पे क्या असर पड़ता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आपको समझाया गया है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि जब प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ने से क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस फॉल हो जाता है, क्योंकि हम डायग्राम से भी करेंगे, हमारे पास जो एरिया है ना कंज्यूमर सरप्लस का वो कम रह जाता है। प्राइस राइज होने से क्या होगा? नुकसान ही होगा एक कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर का सरप्लस कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम योर टेलीफोन कंपनी। आपको कुछ ना बेनिफिट्स मिल रहे थे अपनी टेलीफोन कंपनी या सर्विसेज से। अगर आपका टेलीफोन डिपार्टमेंट क्या करता है कि अपने रेंट को बढ़ा देता है, तो क्या होगा कि आपको जो मिलने वाला कंज्यूमर सरप्लस है उसमें क्या है? कमी आ जाएगी। योर गेन और कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा उसके प्राइस से बढ़ने से। अब इसकी भी कर्व बना लेते हैं। सपोज ये आपकी क्या बनी है? डिमांड कर्व थी। ये आपकी डिमांड कर्व थी। अब नीचे क्या आएगा? यहाँ पे टेलीफोन सर्विसेज। ये आपको जो टेलीफोन सर्विसेज मिल रही थी, और यहाँ पे आ जाएगा प्राइस या फिर रेंट। जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है उसका प्राइस या फिर रेंट क्या है? बढ़ गया है, तो क्या होगा? पहले हम प्राइस ये मान लेते हैं कि ये प्राइस था और आपको कंज्यूमर सर्विसेज इतनी मिल रही थी, टेलीफोन की सर्विसेज। अब प्राइस बढ़ गया है, इतना हो गया P1। प्राइस P1 होने से क्या हुआ कि अब आपकी जो सर्विसेज हैं वो कम हो गई। ये हो जाएगा, मतलब कंज्यूमर सरप्लस पहले कितना मिल रहा था? ये सारा पोर्शन मिल रहा था। यहाँ पे मैं पॉइंट दे देती हूँ, D पॉइंट। कंज्यूमर सरप्लस पहले कितना था? D, P और S वाला था। ये था आपका D, P और S वाला। लेकिन प्राइस बढ़ने से कंज्यूमर सरप्लस क्या रह गया? D, P1 और यहाँ पे R ले लेते हैं, R। ये वाला पोर्शन बच गया। पहले ज़्यादा पोर्शन बचा था, अब क्या है? कम पोर्शन बचा है। तो इसका मतलब क्या कि प्राइस बढ़ने से आपका जो कंज्यूमर सरप्लस है वो कम रह गया है, वो DPR तक पहुंच गया है। पहले DPS था, लेकिन अब क्या हो चुका है? DP1R। ये वाला पोर्शन आपका हो चुका है कंज्यूमर का सरप्लस। प्राइस बढ़ने से क्या होता है? कंज्यूमर का सरप्लस कम हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके क्या क्या क्रिटिसिज्म दिए गए हैं, कौन कौन से इकोनॉमिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज किया है। तो ये आपका यही कंसेप्ट था कि मार्शलियन अप्रोच कैसे ढूंढा जाता है टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट से, और साथ में इसने प्राइस राइज से भी आपको बताया है कि प्राइस बढ़ने से कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।